अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 17 और ऑर्डर 18। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था 16, आज हम करेंगे 17 18। 17 डील करता है एडजर्मेंट्स के साथ, इसके टोटल 5 रूल हैं। 18 डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के साथ, इसके 18 रूल हैं। 17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 के अंदर टेक्निकल बातें हैं और रोज़मर्रा की बातें हैं। 17 3 इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह 18 भी आम बातें हैं जो हम रोज़ाना अदालतों में देखते रहते हैं, शहादत कराते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर 17 और इसका रूल 1। ऑर्डर 17 रूल 1 के अंदर बताया गया है कि अदालत को अगर सफिशेंट कॉज दे दी जाए तो अदालत सूट की हेयरिंग को एडजर्न कर सकती है। यानी कि आज अगर पार्टीज़ आ गई और एक पार्टी मुलतवी करना चाहती है आज की हेयरिंग को, यानी कि कोई हेयरिंग मांगना चाहती है, डेट मांगना चाहती है, तो एडजर्नमेंट उसको मिल सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अदालत एडजर्नमेंट तो दे देगी लेकिन कॉस्ट के बारे में फिर फैसला करेगी। कॉस्ट किस लिए होती है? कॉस्ट इसलिए होती है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गवाहान आज आए हुए हैं, उनका ख़र्चा गवाहान भी आज लगा है, उनको पैसे भी दिए हैं। आज अगर उनकी शहादत नहीं होती तो वो फिर वापस जाएंगे, उनके फिर आने का ख़र्चा होगा, तो ये ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा? फिर ये उसी पार्टी से लेगी अदालत जिसने एडजर्नमेंट मांगी है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर एक दफ़ा एविडेंस शुरू हो चुकी तो फिर उसकी डे टू डे प्रोसीडिंग होगी जब तक कि तमाम गवाहान की शहादत नहीं हो जाती। हाँ, उसके अंदर अगर कोई बहुत ज़रूरी वजह है तो फिर अदालत हेयरिंग को एडजर्न भी कर सकती है। ऑर्डर 17 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि जैसे 1 के अंदर हमने पढ़ा कि अदालत एडजर्नमेंट दे देती है। अब अदालत ने एडजर्नमेंट दे दी और जिस डेट पर एडजर्न किया था सूट को उस दिन पार्टीज़ नहीं आती, तो फिर अब अदालत के पास क्या रेमेडी है? अदालत ये कर सकती है कि ऑर्डर 9 के तहत उसके सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ऑर्डर 9 के तहत क्या करेगी अदालत? अदालत यही करेगी कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी, एक तरफा फैसला कर देगी और अपनी जजमेंट सुना देगी। ऑर्डर 17 रूल 3 के अंदर बताया गया है कि एडजर्नमेंट दी गई थी और एडजर्न दी गई डेट के ऊपर पार्टीज़ क्या करती हैं? या तो विटनेसेस को नहीं लाती, या विटनेसेस की शहादत नहीं कराती, या फिर कोई और काम अदालत ने उनको कहा था, फॉर एग्जांपल कास्ट का कहा था या कोई और काम कहा था, वो पार्टीज़ नहीं करती। तो फिर अब अदालत के पास क्या रास्ते हैं, क्या रेमेडीज़ हैं? 17(3) के तहत अदालत के पास दो रेमेडीज़ हैं। एक तो अदालत आपका सूट डिस्पोज ऑफ कर सकती है, आपके खिलाफ जजमेंट सुना सकती है। दूसरा, अदालत आपका राइट टू शहादत का आपका राइट स्ट्रक ऑफ कर सकती है। अगर आपका सूट डिस्पोज ऑफ करती है तो आपके पास रेमेडी ये है कि आप अपील कर सकते हैं, और अगर आपका एविडेंस का राइट स्ट्रक ऑफ करती है तो आप उसके खिलाफ रिवीजन कर सकते हैं। ऑर्डर 17 रूल 4 के अंदर बताया गया है कि अगर सूट की हेयरिंग एडजर्न हुई थी एक डेट पर और उस डेट को जब वो तारीख़ आई तो पता चला कि हॉलीडे था, तो फिर उससे अगले दिन की तारीख़ को काउंट किया जाएगा, उस दिन की तारीख़ को काउंट नहीं किया जाएगा। ऑर्डर 17 रूल 5 के अंदर बताया गया है कि अगर आप तो अदालत में हाजिर हैं लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है, यानी कि जज साहब नहीं है, बीमार हैं या कोई भी और वजह है जिसकी वजह से वो एबसेंट है, तो फिर वो दिन भी आपका काउंट नहीं होगा। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो होगा, जिसको रीडर कहते हैं, वो आपको एक अगली डेट दे देगा और उसके ऊपर आपने फिर अदालत में पेश होना है। तो ये था जी हमारा ऑर्डर 17 और इसके टोटल 5 रूल्स थे। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। ये था तो बहुत छोटा ऑर्डर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। इसके बारे में पंजाब के 2019 और 2020 के सिविल जज के पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये एक टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर था। इसके बाद है जी ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 रूल 1 के अंदर बताया गया है राइट टू बिगिन। राइट टू बिगिन का क्या मतलब है कि शहादत पेश करने का हक किसके पास है? तो जनरल रूल यही है कि शहादत पेश करने का हक हमेशा प्लेंटिफ के पास होता है। ये जनरल रूल है, राइट टू बिगिन प्लेंटिफ का होता है। लेकिन अगर डिफेंडेंट उसका वो क्लेम एडमिट कर ले या फिर डिफेंडेंट ये कह दे कि नहीं, ये जो क्लेम प्लेंटिफ मांग रहा है ये इसका नहीं बनता बल्कि मेरा बनता है, तो फिर वहाँ पर राइट टू बिगिन डिफेंडेंट के पास चला जाता है। फिर अदालत पहले उसको कहती है कि आप किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर या एडिशनल फैक्ट के ऊपर अगर वो कह दे कि ये प्लेंटिफ का नहीं बनता बल्कि मेरा बनता है, तो फिर अदालत कह देती है कि पहले आप प्रूव करें। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर डिफेंडेंट कह देता है कि इस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती या टाइम बार्ड है, तो फिर हमने 14(2) के अंदर भी पढ़ा है कि जब भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होगी तो पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये ज्यूरिसडिक्शन, ये टाइम बार्ड होना, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है।
अब डिफेंडेंट कह देता है कि टाइम बार्ड है, तो फिर अदालत कहेगी कि पहले अदालत बाकी हर चीज़ को रोक देगी, पहले इस बात का फैसला होगा कि क्या ये दावा चल सकता है या नहीं चल सकता, टाइम बार्ड है या नहीं है। तो फिर ये अब किसने प्रूव करना है, ये डिफेंडेंट ने प्रूव करना है। तो यहाँ पर राइट टू बिगिन फिर किसके पास आ जाता है, डिफेंडेंट के पास आ जाता है। ऑर्डर 18 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि जिस पार्टी का राइट टू बिगिन है, अब उसने उस डेट के ऊपर जो उनको दी गई है या एडजर्न डेट जो भी दी गई है उसके ऊपर अपनी एविडेंस ले आनी है और अपनी एविडेंस को प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद मुखालिफ पार्टी ने अपनी एविडेंस लानी है और फिर उसने अपनी एविडेंस को क्लोज करना है। फिर मुखालिफ पार्टी ने अपने आर्गूमेंट्स करने हैं, फिर जिस पार्टी ने उसको बिगिन किया था उसने अपने एविडेंस आर्गूमेंट्स करने हैं। इसको कहते हैं फाइनल आर्गूमेंट्स, और अपनी शहादत पूरी होने के बाद पार्टीज अपनी फाइनल आर्गूमेंट्स पूरी करती हैं। ऑर्डर 18 रूल 3 के अंदर बताया गया है कि जिस पार्टी ने बिगिन किया है और इश्यूज़ भी एक से ज़्यादा हैं, कुछ इश्यूज़ को आपने प्रूव करना है, कुछ इश्यूज़ को मुखालिफ पार्टी ने प्रूव करना है, तो फिर जो आपने प्रूव करने हैं आप उसके बारे में एविडेंस दे सकते हैं, और जो उसने प्रूव करने हैं उसके बारे में अगर आपके पास भी एविडेंस है तो आप उसको रिज़र्व रख लें, आप उसको महफूज रख लेंगे कि जब वो अपनी एविडेंस दे देगा तो फिर मैं ये एविडेंस पेश करूँगा। तो इसी तरह जब वो अपनी एविडेंस पूरी कर लेगा फिर आप ये एविडेंस भी देंगे, और फिर वो अपनी एविडेंस के ऊपर आर्गूमेंट्स करेगा, आप अपनी एविडेंस के ऊपर आर्गूमेंट्स करेंगे। रूल 3 के अंदर ये बताया गया है। ऑर्डर 18 रूल 4 के अंदर बताया गया है कि जो ओरल एग्जामिनेशन होगी विटनेस की, वो जज की मौजूदगी में होगी, जज की डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस में होगी, और पूरी अदालत के सामने होगी, यानी कि किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं होगा। ऑर्डर 18 रूल 5 के अंदर बताया गया है कि जिन केसेस में अपील होती होगी तो उनकी शहादत रिटन होगी और अदालत के अंदर जज की मौजूदगी में होगी और जज की सुपरिटेंडेंस में होगी, और फिर वो शहादत सवाल जवाब के तरह भी नहीं होगी, नरेटिव होगी, यानी कि एक बयान वो अपना बयान करेगा और उसको लिख लिया जाएगा, फिर उसको दोबारा पढ़ कर सुनाया जाएगा और फिर उसके ऊपर जज साहब अपने साइन करेंगे। ऑर्डर 18 रूल 6 के अंदर बताया गया है कि अगर शहादत ऐसी ज़बान में ली गई है जो गवाह की ज़बान से अलग थी, फॉर एग्ज़ाम्पल गवाह सराइकी बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, और शहादत ली गई है इंग्लिश या उर्दू में और उसको समझ नहीं आती, तो फिर शहादत लेने के बाद दोबारा उसको सारी पढ़ कर सुनाई जाएगी। ऑर्डर 18 रूल 7 के अंदर बताया गया है कि अगर सेक्शन 138 वाली शहादत है, सेक्शन 138 के तहत शहादत ली गई है, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा। जो अभी हमने रूल 5 पढ़ा है उसका प्रोसीजर वही होगा कि उस तरह ली जाएगी। 138 में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो निचली अदालत को कह सकती है कि आप ये एविडेंस, अगर इस केस में अपील होनी है तो आप इसकी एविडेंस हर हालत में इंग्लिश में लें। तो फिर अगर वो इंग्लिश में ली जाएगी तो फिर रूल 5 वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा कि फिर वो उसको दोबारा पढ़ कर भी सुनाई जाएगी और फिर उसको दोबारा उसके ऊपर जज साइन करेगा और फिर उसको क्लोज किया जाएगा। ऑर्डर 18 रूल 8 के अंदर बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ा कि हर शहादत जज की सुपरविजन में होगी, और कानून तो यह है कि उसकी हैंड राइटिंग के साथ लिखी जाएगी। अब 8 के अंदर बताया जा रहा है कि अगर किसी वजह से जज वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता खुद, तो फिर वो एक मेमोरेंडम लिखेगा कि ये सारे गवाहान मेरी मौजूदगी में हुए हैं और इस वजह से मैंने शहादत नहीं ली, और फिर उसके ऊपर उसको साइन भी करेगा। ऑर्डर 18 रूल 9 के अंदर बताया गया है कि जहाँ अदालत की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वहाँ पर अगर कोई और पार्टीज़ ऑब्जेक्ट नहीं करती जो मौजूद हैं और वो कला भी ऑब्जेक्ट नहीं करते, तो फिर वहाँ पर जज साहब उसको इंग्लिश में लिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध की अदालत है, वहाँ पर अगर सिंधी बोली जाती है। इसी तरह पंजाब में अगर कोई ऐसी अदालतें हैं, सिंध में आज भी ऐसी कोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पर सिंधी में काम हो रहा है उनका, तो फिर वहाँ पर अगर पार्टीज ऑब्जेक्ट नहीं करती तो अदालत उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड कर सकती है। ऑर्डर 18 रूल 10 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई पार्टी हटाना चाहती है, पार्टी कहती है कि नहीं ये क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा, या कोई प्लीडर ऑब्जेक्ट करता है, तो फिर वहाँ पर अब जज साहब ने देखना है कि क्या ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता, और फिर अगर बनता है तो उसको अलाउ करेंगे, नहीं बनता तो फिर उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा और फिर उसके साथ उसकी रीजंस भी लिखेंगे। ऑर्डर 18 रूल 11 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है लेकिन जज साहब उसको अलाउ कर रही हैं, तो फिर जज साहब इसकी रीजंस लिखेंगे और उस पार्टी का भी नाम लिखेंगे जो ये क्वेश्चन कर रही है, और उस पार्टी का भी नाम लिखेंगे जो ये ऑब्जेक्शन कर रही है, और अपना भी स्टांस लिखेंगे कि क्यों इसको अलाउ कर रहे हैं। ऑर्डर 18 रूल 12 के अंदर बताया गया है कि
गवाह की वजह के ऊपर, यानी कि उसके डिमेनर, उसकी चाल चलन, उसके ढाल, उसके ऊपर भी जज साहब अपने रिमार्क्स दे सकते हैं कि ये कैसा गवाह था, इसके चाल चलन कैसा था, इसका हुलिया कैसा था। ये सारी चीज़ें जज साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑर्डर 18 रूल 13 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर अपील अलाउ नहीं है, तो फिर उसके अंदर जज साहब को पूरी शहादत एट लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो एक मेमोरेंडम लिख सकते हैं शॉर्ट कि हर गवाह की ये गवाही थी और उसने ये चीज़ें बयान की हैं, और उसके ऊपर फिर वो साइन करेंगे और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। ऑर्डर 18 रूल 14 के अंदर बताया गया है कि अगर जज साहब रिकॉर्ड नहीं करते मेमोरेंडम खुद, तो फिर वो उसकी रीज़न्स लिखेंगे कि उन्होंने क्यों मेमोरेंडम रिकॉर्ड नहीं कराया, और फिर उसके बाद किसी को डिक्टेशन देकर अपना मेमोरेंडम रिकॉर्ड करवा लेंगे और उस मेमोरेंडम को फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। ऑर्डर 18 रूल 15 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई जज साहब ट्रांसफ़र हो गए हैं, फोत हो गए हैं, खुदा न खास्ता बीमार हो गए हैं, किसी भी वजह से जज साहब चले गए हैं, तो वो सूट अब जिस स्टेज पर चल रहा था, जितनी एविडेंस हो चुकी थी, जितने मेमोरेंडम्स लिख लिए गए थे, दूसरे जज के पास इख्तियार है कि उनको वहीं से भी कंटिन्यू कर सकता है, शुरू से भी कर सकता है और वहीं से भी कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 24 के तहत केसेस ट्रांसफ़र होते हैं, उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होता है। ऑर्डर 18 रूल 16 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा विटनेस है जो अदालत की जुरिस्डिक्शन को छोड़ना चाहता है, यानी कि यहाँ से जाना चाहता है, किसी भी वजह से उसका कोई वीज़ा लग गया है, उसका कोई काम है किसी दूसरे मुल्क में, किसी शहर में, तो वो अदालत को एप्लीकेशन दे सकता है और फिर अदालत उसकी एविडेंस उसी वक्त फिलफोर कलम बंद कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर अदालत उसकी एविडेंस रिकॉर्ड उस दिन नहीं करती, तो उसको एक नोटिस दे दिया जाएगा कि फ़लाँ तारीख पर आपकी एविडेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है, तो फिर उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, और अगर सही है तो फिर जज साहब उसके ऊपर साइन करेंगे और फिर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, और सूट की हेयरिंग के दिन फिर उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। ऑर्डर 18 रूल 17 के अंदर बताया गया है कि कोई भी गवाह जिसकी गवाही हो गई है, अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत उसको दोबारा भी बुला सकती है और उसको दोबारा कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकती है। आर्टिकल 161 QSO के अंदर भी यही बात की गई है कि अदालत के पास, जज के पास वसी इख्तियारात हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है और जिसकी गवाही होगी उसको दोबारा भी बुला सकता है। ऑर्डर 18 रूल 18 जो कि इस ऑर्डर का आखिरी रूल है, इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी सूट प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, अदालत के पास पावर है कि अदालत उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 17 और ऑर्डर 18 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इन दोनों ऑर्डर्स की समझ आ गई होगी। ऑर्डर 17 इंपॉर्टेंट था, 18 एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आसान आसान सी बातें थी कि शहादत कैसे कलम बंद की जाती है, जो कि रोज़ाना हम आम रूटीन में देखते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।